एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। एक है ना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट्स में। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, वो कॉमन क्वेश्चन एक है कि सर ये एडिशन आप कौन सा पढ़ा रहे हो। ठीक है ना, ये एडिशन है 2023 का। ओके, फिर आप ये बोल रहे हो कि सर 2024 का लेके आइए। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसमें मान लो यहाँ पे 100 दे रखे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सपोज करके चल रहे हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं 100 से आगे तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शायद एक या दो ईडियम एंड फ्रेजेस को ऐड कर दिया गया होगा बस। और पी वाई क्यूज़ के हिसाब से देखें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें इसको, तो ये इम्पोर्टेंट ही है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। आप लोग इसको समझने का प्रयास करें कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सारे के सारे पी वाई क्यूज़ ही हैं ये सारे के सारे। ओके, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ एक या दो ही ऐड होते हैं। मैंने लगातार 3 साल का एडिशन खरीद के देखा है। 2020 का देखा है मैंने, सॉरी 21 का देखा है, 22 का देखा है और ये 23 का है मेरे पास। ठीक है, मैंने 3 एडिशन देखे हैं। कुछ चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है ना यूट्यूब पे। ओके, तो इसलिए मुझे अपडेटेड रहने के लिए मैंने एडिशंस खरीद के देखे हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस होते ही नहीं है। फिर बाद में पता लगता है कि ऐसे ही पैसे, मतलब यही कहोगे आप लोग कि वेस्ट हो गए। एक ही बुक को आप बार बार खरीद रहे हो, है ना। तो अगर आप 5 से 4 साल के बाद खरीदते हो तो शायद कुछ चेंज मिल जाएगा, नहीं तो कुछ चेंज नहीं होता है। बहुत मुश्किल और रेयर चांस है कि आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस का पीडीएफ बना के भेज दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, आपका उस एडिशन का बना दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है मेरे लिए, सेम चीज़ रहेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना। ओके, तो मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। बट मैंने लगातार 3 साल का खरीद के देखा, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं देखा, तो इसीलिए मैं लगातार इसी को रख रहा हूँ। ठीक है, एक बार पूरा ब्लैक बुक डाल देते हैं। ठीक है, बाकी चेंजेस अगर कुछ होते रहेंगे तो उसी प्लेलिस्ट में हम ऐड करते रहेंगे चीज़ों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। 151 से लेके हम लोग 200 तक इसमें जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एन ओपन बुक, आपको पता ही है ये तो, हम तो भाई खुली किताब है। खुली किताब मतलब बिना किसी रहस्य का व्यक्ति। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई सीक्रेट नहीं है, जिसका कोई रहस्य नहीं है। वन अबाउट हुम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ भी जानना या जानना बहुत ही आसान काम है, या बहुत ही आसान है उसके बारे में जानना। नेक्स्ट है एन अप हिल टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल काम, मुश्किल कार्य। एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, और एक अगला भी है इससे, एप्पल ऑफ वंस आई। या तो वंस आई पूछे या फिर आपको ये कहे कि हर आई, हर मदर्स आई, तो दोनों का ही एक ही मतलब है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा या अति प्रिय होना। या वो हिंदी में एक इडियम है, आँखों का तारा। आँखों का तारा। ए पर्सन ऑफ होम हर मदर इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर उसकी माँ जो है बहुत ही प्राउड करती है। फॉन्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिय, प्यारा। एक ये जो वंस आई वाला है, इसमें समवन इज़ वेरी प्रीसियस और डियर, मतलब वो बहुत ज़्यादा कीमती, महत्वपूर्ण, प्यारा है किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति। एप्पल कार्ट, स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, मतलब कान बिगाड़ना एक तरीके से। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, एप्पल कार्ट और स्पॉइल करने का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा, जब भी आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे एप्पल्स को एक एक सीक्वेंस वाइज जो है उसको एक तरीके से क्या किया जाता है, सजाया जाता है ना। एक सीक्वेंस वाइज एप्पल्स को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है उसको। अगर आप उसको क्या कर दोगे, हिला दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी उससे। तो वो क्या हो गया, काम बिगड़ गया एक तरीके से, है ना। तो एप्पल कार्ट वहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं कि जब भी एप्पल कार्ट की बात आती है तो आप किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी प्लान के प्रति जो है क्या है, वो प्लान में क्या हो गया है, बहुत ही गड़बड़ हो गई, या दिक्कत हो गई, या परेशानी एक तरीके से उस प्लान में हो गई है।
एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब एप्पल और ऑरेंज का मतलब क्या है, रिलेशन ही नहीं है कोई इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो आप लोग ये कह सकते हो टू अनलाइक थिंग्स और पीपल या अनईक्वल कंपैरिजंस। मतलब कहने का ये है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और जिन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, तुलना जो है संभव ही नहीं है। आर्गस आइड, आर्गस आइड ऑब्जर्वेंट या फिर विजिलेंट बोल सकते हैं आप। आर्गस आइड जो है एक आप ये बोल सकते हो कि जो ग्रीक जो कथाएं थी, पौराणिक कथाएं थी, उनसे संबंधित जो ये ईडियम है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। एक जो है ग्रीक कथाओं में एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर हैं जिनका नाम क्या था, आर्गस। उनका नाम था आर्गस पैनो पैनो पेनेप्टेस। पेनेप्टेस एक ये कैरेक्टर है, आर्गस पेनेप्टेस। ये एक व्यक्ति था जिसकी 100 आँखें थी। हाँ भैया मैं सही कह रहा हूँ, जिसकी 100 आँखें थी भाई उस टेल में, उस कथा में, ठीक है ना। ग्रीक एक पौराणिक कथा है जिसमें एक पात्र था आर्गस पेनेप्टेस। इसकी 100 आँखें थी और ये एक रानी होती है जिसका नाम क्या होता है, जूनो। क्या होता है उस रानी का नाम, जूनो होता है। ये उसकी जासूसी करता है। तो इसी व्यक्ति को जब ये एक ये जो कथा थी, ये जो क्या बोलते हैं टेल थी, जब ये मार्केट में आई थी तो इस चीज़ को, अभी उसकी 100 आँखें हैं तो वो कितना ध्यान रख सकता है। हम 2 आँखों से कितना ध्यान रख पाते हैं, वो 100 आँखों से कितना ध्यान रख पाता होगा। तो इसीलिए ये जो आर्गस आइड है ये निकला होगा, उसकी आँखों से, आर्गस की आँखों से ये जो ईडियम है वो बना। इसका मतलब होगा ऑब्जर्वेंट या विजिलेंट, मतलब तेज़ नज़र है भाई उसकी, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सतर्क है, अलर्टेड है। अलर्टेड भी आप इसमें एक तरीके से अलर्टेड भी आप इसमें जो है मीनिंग में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ये ईडियम्स है ना, इनका जो है पुरानी कथाओं से कभी ना कभी किसी ना किसी जो है चीज़ से क्या बोलते हैं उसको, कथाओं से लिया है या किसी सिचुएशन से इन सब ईडियम्स को लिया गया है, ऐसे ही ये नहीं बने हैं, ठीक है। अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब है डे एंड नाइट, मतलब टाइम से रिलेटेड आप इसको मान सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट इज़ हैपन, मतलब असलियत में क्या हुआ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब जो मैटर है उसका परफेक्ट या एक तथ्य क्या है उस चीज़ का, मैटर का। एज वैलिड एज क्यू बॉल, भाई ये क्यू बॉल होती है, एक स्पोर्ट्स में बॉल यूज़ की जाती है, क्यू बॉल बोलते हैं उसको। और वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कम्प्लीटली वो क्या बोलते हैं उसको, चमकदार एक तरीके से होती है। तो वैलिड गंजे पर्सन को बोलते हैं, तो कम्प्लीटली वैलिड मतलब पूरी तरह से गंजा। एज वैलिड एज क्यू बॉल, गंजा है किस तरीके से, जैसे कि वो वैलिड बेल हो, बोल हो, सॉरी बेल नहीं बोल। एज क्लियर एज ए बेल मतलब रेडिली अंडरस्टूडेबल, या चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर एक तरीके से है। एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज मड मतलब बेल के तरीके से क्लियर है, घंटी है बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है। बट मड में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो सकती, विजिबल नहीं हो सकती, अंडरस्टैंडेबल जो है नहीं हो सकती, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। और जिस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, एज क्लियर एज मड, और जिस चीज़ को समझना आसान है, एज क्लियर एज बेल। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एज डेफ्ट एज ए ब्रश, ये थोड़ा सा इसके ऊपर एक लंबी कथा है जिसको मैं सुनाना नहीं चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके का एक मूर्खतापूर्ण टास्क जो है कहा गया था कि बच्चों को ये कहा गया था कि जो चिमनी होती है ना, जो चिमनी होती हैं उनको क्या करना है, ब्रश के साथ बच्चों को ये बोला गया था कि उनको अंदर से साफ़ करना है। तो क्या है, ये एक मूर्खतापूर्ण जो है काम है ना। तो इसलिए एज डेफ्ट एज ए ब्रश एक्सट्रीमली सिली, या फिर बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो है काम, या बहुत ही गंदा, गंदा तो नहीं कह सकते, बेवकूफ़ी भरा काम इसको आप बोल सकते हो। एज फिट एज ए फिडल, भाई ये फिडल थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा मुझे परेशान कर गया एज मीनिंग। अगर मैं इसका मतलब आपको कहना चाहूँ तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ठीक करना, या कठिनाई आप इसको बोल सकते हो, कठिन कार्य बोल सकते हो आप इसको, कठिनाई नहीं, कठिन कार्य आप इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि आप फिट उतने हो जितना कि फिडल। फिडल मतलब कोई भी सुडोल, ज़बरदस्त या मजबूत, तगड़ी जो है चीज़, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, या फिर इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, मतलब आप एक अच्छे स्वास्थ्य की कंडीशन में हो, एज फिट
एज ए फिडल, जिस तरीके से फिडल फिट होती है उसी तरीके से आप फिट हो। या फिर फिडल को आप ये बोल सकते हो जैसे हमारा सितार होता है, ठीक है, या गिटार होता है, उसमें तार होते हैं, ठीक है ना। गिटार में जैसे तार होते हैं वो कैसे फिट होते हैं, वो उसका एक हिस्सा होते हैं, तभी वो चीज़ पूरी पॉसिबल हो पाएगी। तो किसी भी तरीके से आप जोड़ लेना, ये फिडल गिटार में, पता नहीं सितार में, क्योंकि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं हूँ, तो उसमें भी एक ये चीज़ होती है फिडल, जिसको फिट किया जाता है उसके अंदर। एज गुड एज गोल्ड, ए पर्सन हु इज़ ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, और वेल बिहेव्ड है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है, बिल्कुल अच्छा। एज गुड एज गोल्ड, उतना अच्छा है जितना कि सोना। कई बार आपने हिंदी में कुछ इडियम सुने होंगे, मुहावरे सुने होंगे, भाई मेरा भाई तो खरा सोना है, तो मतलब खरा सोना मतलब बिल्कुल जो है शुद्ध अच्छा व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है वो, ठीक है। एज हार्ड एज ए नेल, जिस तरीके से नेल हार्ड होता है ना, वो उसी तरीके से हार्ड है, मतलब वो इमोशनलेस है, वो अनरिलेंटिंग है। टू हैव नो फीलिंग्स, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो, इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जो है तरीके से आप ले सकते हो। अगर नेगेटिव लेना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को ही नहीं समझता। कई बार हमें भावनाओं में बह के चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि हम जो है एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक जो है प्राणी हैं हम लोग, है ना। तो हम कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, बट कई बार भावनाएं काम नहीं करनी चाहिए, भावनाओं में ज़्यादा भी नहीं बहना चाहिए, क्योंकि फैक्ट के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है, तथ्यों के आधार पर भी आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ है। पॉजिटिवली अगर आप इसको लेना चाहो तो वो जो है इमोशनलेस है, क्योंकि उसमें आप ये बोल सकते हो कि वो एकदम फेयर व्यक्ति है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के ऊपर काम नहीं करता है, वो फेयर जो है काम करता है एक तरीके से। तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हो। एज हाई एज ए काइट, इतना ज़्यादा मतलब ऊंचा चला गया है जितना कि काइट, लेकिन वो नेगेटिवली है। इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, अल्कोहल में एक तरीके से लिप्त होना, नशे में, शराब में धुत एक तरीके से किसी पर्सन को कहा जाता है। एज द क्रो फ्लाइज द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब एकदम से सीधा और सबसे छोटा रास्ता अपनाना। एज द क्रो फ्लाइज, जिस तरीके से कौवा उड़ता है छोटे से छोटे रास्ते पे, उसी तरीके से छोटा डिस्टेंस को जो है एज द क्रो फ्लाइज बोलते हैं। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, भैया ये प्लैंक्स क्या होता है? ये प्लैंक्स एक तख्ते को बोलते हैं वैसे, या तो एक तख्ते को बोलते हैं, या फिर आप लोग बोलते हो घोषणा पत्र को, ठीक है। घोषणा पत्र जो होता है, ठीक है, वो होता है एक तरीके से प्लैंक्स। बट यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे? एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, मतलब क्या है कि जैसे मान लो छोटा कोई तख्ता है, बहुत ही पतला थिन है एक तख्ता, या कागज़ मान के चलो आप लोग, ठीक है। घोषणा पत्र वैसे कागज़ होता है, कागज़ का होता है, कागज़ के ऊपर जारी किया जाता है। तो कागज़ है, कागज़ को दो जोड़ लें, दो कागज़ को जोड़ लें तो क्या होगा उससे, क्या उसकी थिकनेस क्या होगी? बहुत ही कम मोटाई होगी उसकी। तो एक्सट्रीमली स्टूपिड आप उस चीज़ को बोल सकते हो, ठीक है। इसके ओरिजिन के बारे में मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आस्क फॉर ट्रबल, आप ये नहीं कहते हो कि आ बैल मुझे मार, अपने आप ही मुसीबत को मोल लेना। आस्क फॉर ट्रबल, दिक्कत में अपने आप को अपने आप डालना। एक्ट इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़, आप एक ऐसे तरीके से काम करते हैं जैसे कि आप जानबूझ के प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को मोल लेते हैं। एस्लीप एज एट द व्हील, मतलब नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज़, काम के प्रति उतना ज़्यादा चौकस ना होना। सोना एक जो है पहिए के ऊपर सोना, अब क्या पॉसिबल है पहिए के ऊपर सोना? तो आप जो है अपने काम के प्रति उतने सचेत या अटेंटिव नहीं है एक तरीके से। एज्यूम एयर्स, हवाओं में ही रहना, है ना, हवाओं में ही रहना। प्रेटेंड सुपीरियोरिटी, मतलब आप अपने आप को दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी में आप वो नहीं हैं। एट अ लॉस, अनेबल टू डिसाइड, आप डिसाइड करने में जो है बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, निर्णय लेने में आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड करने की इतनी अच्छी नहीं है। एट अ लॉस उसको बोल सकते हैं। एट स्ट्रेच, स्ट्रेच करना मतलब किसी भी चीज़ के लिए, फिज़िकल किसी एक्टिविटी के लिए आप जो है किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से पहले, या किसी भी फिज़िकल प्रदर्शनी से पहले, आपके प्रेजेंटेशन से पहले, जो जिसमें फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे पहले आप अपने शरीर की क्या करते हैं? स्ट्रेचिंग करते हैं।
अपने आप अपने शरीर को क्या करते हैं, तैयार करते हैं उस प्रेजेंटेशन के लिए पर्टिकुलरली। तो आप जो है क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली, मतलब लगातार आप किसी चीज़ को करते हैं। तो एट आ स्ट्रेच, आप लगातार किसी काम में लगे हुए हैं, लगातार कोई काम जो है कॉन्टीन्यूसली आप किसी काम को कर रहे हैं, तो एट आ स्ट्रेच उसको बोलते हैं। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कीमत पर, अंडर एनी सर्क्यूमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में। एट बैक एंड कॉल, एट हिज डिस्पोजल, या फिर टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। मतलब ये है कि आप जो है क्या करते हो, एट बैक एंड कॉल, मतलब क्या है कि किसी के इशारों पर या किसी के जो है दूसरों के कहने पर आप जो है किसी चीज़ को, किसी काम को पर्टिकुलरली करते हो। ओके, तो ये चीज़ जो है क्या होती है, एट बैक एंड कॉल। ओके, एट डैगर स्टोन, एनिमीज़ या फिर हॉस्टाइल या दुश्मनी आप इसको बोलते हो। भैया क्या होता है, डैगर एक क्या बोलते हैं, डैगर होता है, क्या बताऊँ मैं आपको, एक छुरी होती है चाकू टाइप की, छोटा सा चाकू टाइप का छोटा जो है रूप, छुरी होती है। छुरी समझ ही गए हैं आप लोग, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि व्यक्ति पर्टिकुलरली पुरुष अपने साथ जो है एक छोटी सी छुरी रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तलवार जो है काफ़ी बड़ी होगी और वो साथ में रहेगी, तो वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपके ऊपर अटैक करने वाला है। तो एंशियंट टाइम में अपने साथ रखते थे छुरी, जिसको छुपा के भी रखा जा सकता था, और जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, उसी समय उसको निकाल लेते थे। ओके, तब जब भी थोड़ा सा भी किसी को प्रॉब्लम महसूस होती थी तो इसलिए उससे जो है एनिमिटी, दुश्मनी जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ती थी। तो वहाँ से इस ईडियम का एक तरीके से ओरिजिन हुआ था। एट डैगर स्टोन उसको बोला गया था, जिससे जो है दुश्मनी बढ़ने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती थी। ओके, एट ईच अदर्स थ्रोट्स। अब भैया थ्रोट्स, थ्रोट किसको बोलते हैं, जो हमारे गले में जो ये क्या बोलते हैं उसको, थ्रोट ही बोलते हैं उसको, मैं और तो बोल ही नहीं सकता उसको। ये जो गोली सी होती है हमारी, है ना, गर्दन में, तो इसको अगर हम दबाएंगे, तो इसको हम कब दबाते हैं, किसी के भी गले को कब पकड़ते हैं, है ना, और या थ्रोट को पकड़ते हैं तो दबाते हैं उसको, तो उससे अगले की मृत्यु होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक दूसरे को जो है आर्ग्यू में बहते हैं, या बहस करते हैं, या गुस्से में बहस करते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, या जब आर्ग्यूमेंट एक लेवल को क्रॉस कर जाता है, तब ये चीज़ होती है। तो एक दूसरे का गला पकड़ना, मैं कहने का मतलब ये कह रहा था कि एक दूसरे का गला पकड़ना, तो मतलब जो है गुस्से में हैं आप उस समय पे। एट ईच अदर्स थ्रोट, ये बोल सकते हो आप। एट लाज ए क्रिमिनल इस्केप्ड और नोट यट कैप्चर्ड, भागा हुआ अपराधी। एट लाज एक इससे भी रिलेटेड एक जो है पुरानी जो है कथा है। कोई व्यक्ति थे पर्टिकुलरली किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे कंट्री में, और क्या हुआ कि वो जो है एज्यूम कर रहे हैं कि मैं जो है किसी परिजन से, किसी कैदी से मैं कुछ पूछताछ कर रहा हूँ अपने लेवल पे, बट इन रियलिटी वहाँ पे कोई कैदी, कोई जो है प्रिजनर वहाँ पे नहीं होता है। तो एट लास्ट इसको बोला गया है। ठीक है, एक भागा हुआ अपराधी जिससे आप इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हो, एट लास्ट। एट लोगर्स हेड, भैया ये क्या होता है, लोगर हेड क्या होता है, लोगर हेड होता है मूर्ख और बिल्कुल मूड व्यक्ति, बेवकूफ़ व्यक्ति। ठीक है, इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, या फिर टू डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब आप बिना किसी असहमति के हिंसक हो जाते हैं, आप इसको बोल सकते हैं एट लोगर्स हेड। एट लूज एंड्स, इन एन अनसर्टन सिचुएशन, एक आप अनिश्चित जो है परिस्थिति है उसमें फंस जाते हैं, उसमें एक तरीके से धंस जाते हैं। एट वंस एल्बो, नेक्स्ट टू समवन, मतलब किसी के प्रति आप किसी के पास हैं, है ना। वो जैसे जैसे हम स्कूल में होते थे उस समय पे आप क्या क्या करते थे हम लोग, हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए आप लोगों के बीच में। ओके, और दाएं से भी लाइन सीधी होनी चाहिए, और आगे पीछे से भी, दाएं बाएं से भी लाइन सीधी हो, और आगे पीछे से भी, और एक हाथ का डिस्टेंस रखो। तो आप क्या है, एक दूसरे के समीप हैं, नेक्स्ट टू समवन, या अगले किसी से भी अगले आप हैं, तो एट वंस एल्बो ये कहा जाता है। अगले की कोनी से पीछे, मतलब आप इसको रिलेट करके आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, आप वर्ड्स पे मत जाना। कई बार क्या होता है कि आप वर्ड्स को ही पकड़ लेते हो और कमेंट्स में डाल देते हो भैया क्या बोल रहे हो आप, बट भावनाओं को भी समझा करो कई बार, है ना। एट वंस विट्स एंड, विट होती है बुद्धि। ओके,
और किसी की बुद्धि का जब अंत होता है तो वो क्या होता है, या तो पजल्ड होता है, या फिर वो क्या होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू की सिचुएशन में जो है होता है। टू बी पजल्ड आप बोल सकते हो, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आप उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, क्वाइट परिप्लेक्स्ड, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है। टू या फिर बी ओवरवेम्ड विद प्रॉब्लम्स, वो जो है प्रॉब्लम्स को क्या करता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में वो इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पाता है, उन प्रॉब्लम्स को हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करे, कैसे उन प्रॉब्लम्स का सामना करे, इस तरीके की सिचुएशन में वो फंस जाता है और वो किसी की हेल्प भी नहीं ले पाता है ऑनेस्टली। तो इस तरीके की चीज़ में जब होना तो एट वंस फिट्स एंड होता है। मतलब क्या होता है कि कई बार हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अभी क्या करूं यार, तो वो वाली सिचुएशन, उस समय पे हमारी बुद्धि भी काम करना छोड़ जाती है ना, तो वो वाली चीज़ होती है। तो आप इसको नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली तो मैं ये कहूँगा कि नहीं ले सकते, बिकॉज हमारी बुद्धि ही काम करना छोड़ देती है, तो फिर हम लोग सोच नहीं पाते हैं उस समय पे, हमारा जो क्या होता है कि हम डिसाइड करने के मूड में नहीं होते हैं उस समय पे पर्टिकुलरली। ओके, एट रैंडम आप बोल सकते हो, इन्हें रैंडम मैनर, अनियमित तरीके से रैंडमली आप किसी चीज़ को दे। एट सी मतलब समुद्र पे आप हैं तो कन्फ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। एट सी भैया एट सी ये मत बोल देना कि मैं समुद्र पे हूँ, है ना, ये नहीं बोल सकते आप। इसको थोड़ा सा दूसरा वे में इसको लेना है, थोड़ा सा वाइडली सोचना है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है, एट सी जब ईडियम के रूप में यूज़ किया जाता है तो आप क्या है कि आप है ना एक तरीके से कन्फ्यूज्ड हैं। अब हम समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ पे सामने देखते हैं तो हमें पानी ही पानी दिखाई देता है, कुछ रास्ता, कुछ चीज़ें जो है बहुत कम नाम मात्र चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ होती है एट सी, हम ईडियम के रूप में जब यूज़ करते हैं। एट शॉर्ट नोटिस, बहुत ही कम नोटिस पे, बहुत ही कम समय में आप जो है किसी भी चीज़ को कर लेते हो या आ जाते हो किसी भी जगह पे, ठीक है। विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, बहुत ही कम समय में किसी भी जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम समय मिलना भी बोल सकते हो है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, 6 और 7, जैसे आप जैसे आपके पास मैं आया और आपका जो रूम था मैंने देखा कि वहाँ पे तितर बितर हुआ पड़ा है, मतलब मैनेजेबल वे में नहीं है, खासकर आप बॉयज़ के रूम्स को देखो तो होता ही है ऐसा जनरली, बट गर्ल्स का रहता है कि वो साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन वे में, कन्फ्यूज्ड वे में जब कोई चीज़ होती है। ओके, तेतर बेतर होना भी बोल सकते हो आप इसको। एट स्नेल स्पेस, स्नेल एक जो है जीव होता है, समुद्री जीव होता है आई थिंक, अगर मैं राइट हूँ तो वो बहुत कम पेस होती है उसकी, चलने की चाल उसकी बहुत कम होती है। तो डू समथिंग वेरी स्लोली, जब आप बहुत धीरे किसी चीज़ को करते हो, बहुत ज़्यादा स्लो, देखो जनरली जो स्पीड होती है, औसत एवरेज जो स्पीड होती है लोगों की काम करने की, आप उस स्पीड से बिलो जो है चल रहे हैं, तो आपको ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं आपके लिए हम लोग। एट स्नेल स्पेस, भाई कैसे स्नेल के तरीके से चल रहा है, बहुत स्लो है यार तू, बंटी का साबुन स्लो है। एट समबडीज एक्सपेंस, पेड फॉर बाय समवन, मतलब किसी और के लिए आपने पे कर दिया, भुगतान कर दिया। एट स्टिक, इन डेंजर, बहुत ज़्यादा खतरे में या दाव पर एक तरीके से लग चुकी है चीज़, सिचुएशन, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और डाइम, भाई हैट एक भी यूज़ कर लेते हैं और डाइम जो है क्या होता है, या डिम भी बोल देते हैं, वैसे मैं डाइम कहूँगा इसको। डाइम जो है 10 सेंट को बोलते हैं, 10 सेंट को बोलते हैं। सेंट मीन्स किसी देश की करेंसी, आप मुझे राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और ये 9 बार रिपीटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स हैं उनकी कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन, या इंस्टेंटली, उसी समय, तुरंत प्रभाव से। विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, मतलब कहने का ये है कि बहुत ही तेज़ी से किसी भी हिचकिचाहट के तुरंत जो है किसी भी काम का होना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम होता है। रिलेशन नहीं है इन दोनों चीज़ों का, मीनिंग का और ईडियम का किसी भी रूप में, बट ये कहा जाता है या फिर किसी न किसी सिचुएशन पे ये ईडियम बना होगा। ओके, एट द 11th आवर, भाई 10 बार रिपीटेड है, एट द 11th आवर। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब कोई चीज़ हो रही है, बिल्कुल आखिरी
अंतिम जो है पड़ाव पे कोई चीज़ हो रही है, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से थोड़ा सा पहले, बिफोर द माइनर डिस्टेंस, कोई चीज़ कोई घटना होना, है ना। वो पाकिस्तानी एक लड़का था, मोहम्मद मोमिन शायद उसका नाम था, एकदम से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, वो वाली बात है ना, एट 11th आवर। ओके, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एक्सट्रीमली लाउडली, मतलब पूरा लंग्स का मैंने जोर लगा दिया, पूरे जोर से मैंने क्या किया, चिल्लाया। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स होता है कि पूरे जोर से, पूरे एंथुजियाज्म से, पूरी उत्सुकता से आप जो है चिल्लाते हैं, है ना, वो पॉजिटिवली होगा, है ना, चिल्लाते हैं तब। ओके, एट वेरिएंस विद, ये भाई क्या होता है, इन अपोजिट, या फिर विपक्ष में होना, या फिर अलग होना, एट वेरिएंस विद जो है हम लोग कह सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एवरेज आउट, एवरेज आउट का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस होना किसी चीज़ का। टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना दैट इज़ इवन एंड बैलेंस्ड, जो कि इवन है या फिर बैलेंस है, व्हेन लुक्ड एट, जब उसकी तरफ देखा जाता है, या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब उस रिजल्ट के ऊपर देखा जाता है एक समय के दौरान, तो कोई चीज़ क्या है, बैलेंस है एक तरीके से। बेबी इन द वुड्स, बेबी इन द वुड्स का मतलब क्या होगा, एक लड़की है जंगल में है, वुड्स जंगल में है, ठीक है। वैसे वुड लकड़ी होता है भैया, आपको मैं नाउन सिखा दूं थोड़ा सा। और वुड्स जब हम लिखते हैं तो लकड़ी नहीं लिखेंगे, या लकड़ी का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा भैया, है ना, ये जंगल होगा, ठीक है, जंगल वन, ओके, है ना। फॉरेस्ट की सेंस में हम वुड्स को यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूज्ड नहीं, सॉरी, कन्फ्यूज़न नहीं लेना है इसमें। ए यंग डिफेंसलेस पर्सन, है ना, ज़्यादातर लड़की के लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं, बेबी इन द वुड्स। ओके, एक अबला नारी है, एक जो एक ऐसी लड़की जो कि अपनी क्या बोलते हैं, सुरक्षा करने में ज़्यादातर समर्थ नहीं है। उसके बाद बैक इन सैडल, ये सैडल क्या होता है, सैडल होती है काठी, ठीक है, काठी, ये काठ की होती है, मतलब वुड की होती है, लकड़ी की होती है, जिसके ऊपर कोई भी बैठता है, यानी कि बैठने का एक होता है, ये पशुओं के ऊपर रखते हैं, जैसे ऊंट हो गया, जैसे घोड़ा हो गया, है ना, हाथी हो गया, उस पर एक वो होती है ना लकड़ी की, एक वो सीट होती है जिससे उसको ऊपर रखा जा सकता है और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो वो सैडल होती है भैया, ठीक है। रिज्यूम ड्यूटी मतलब अपनी सीट पे वापस लौटना, बैक इन सैडल मतलब अपनी ड्यूटी, अपना जो काम है ना उसके ऊपर वापस लौटना। बैक मी, मुझे सपोर्ट करो, और यही बोल सकते हैं बैक अस, ओके। बैक स्किल आई क्यू, स्किल आई क्यू आप लोग बैक कर सकते हो, ठीक है। बैक ऑन वंस फीट, वेल और सक्सेसफुल अगेन, मतलब क्या है कि बैक ऑन वंस फीट मतलब क्या है कि आप जो है दोबारा से वापस अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। मान लो सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं थी, ओवर कंट्रोल हो गई थी, है ना, या फिर आपकी क्यों कहूँ मैं, किसी की मैं अपने ऊपर ले, मेरी बुरी आदतों के कारण मुझे जो है ऑफ द ट्रैक में हो गया था, बट जैसे ही मुझे समझ लगी तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना जो है शुरू कर दिया एक तरीके से, तो मैं अपने ट्रैक पे, अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। बैक ऑन वंस फीट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बैक आउट ऑफ का मतलब क्या होगा, विदड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट, मतलब क्या है कि आप आपने कोई प्रॉमिस किया था, आपने कोई कमिटमेंट किया था, आपने कोई जो है बात की थी कि मैं ये कभी भी नहीं करूँगा, बट आप अपनी बात पे नहीं रहे, आप अपने वर्ड्स पे नहीं हैं ना। वो कहते हैं ना कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड्स का मतलब लैंग्वेज होता है, बात होता है, ठीक है, आप अपनी बात पे रहें, है ना, तो वो वाली बात यहाँ पे भी हो जाती है, बैक आउट ऑफ, ठीक है। तो मतलब विदड्रॉ फ्रॉम योर कमिटमेंट, मतलब आप जो है अपनी कमिटमेंट से क्या कर गए, आप अपनी कमिटमेंट को विदड्रॉ कर गए, आप अपनी बात पे नहीं रहे, आपने अपनी बात जो है नहीं रखी। तो दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन और लेक्चर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम 201 से लेके 250 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और जो शुरुआत में मैंने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है एडिशंस में, ठीक है। एक्चुअली आप 23-24 का क्या मैच करके देखोगे आप लोग, है ना,
बेशक आप लोग है ना क्या करो कि पिछले 3-4 साल के एडिशन उठा के देख लो, लगभग आपको सेम मिलेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली पेज नंबर भी सेम ही मिलेंगे, बस आगे आपको ये मिलेगा कि ये एडिशन 2024 का है, ये एडिशन 2023 का है, ठीक है। उसमें बहुत कम चेंजेस, माइनर चेंजेस आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे बट बहुत कम चेंजेस मिलेंगे, ना के बराबर, जिनको आप वैसे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप देखोगे ना, मान लो आपके पास नया एडिशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि यहाँ पे ये भी ऐड हुआ है सर, तो हम उसको वैसे भी पिन कर देंगे कमेंट को, तो वो कमेंट जो है आपको शुरुआत में ही दिखेगा, आपको ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा कमेंट्स होते भी नहीं हैं, 10 भी कमेंट्स नहीं होते, कुछ कुछ वीडियो पे तो 0 ही कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग शेयर कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, व्यूज़ लेके आने हैं जिससे कुछ इनकम जनरेट हो और नई नई चीज़ें की जा सकें, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और लाइक तो आपने वीडियो को करना ही है, क्योंकि 10-15 लाइक्स भी नहीं होते भाई तो गड़बड़ है। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि 10K इज़ आवर प्राइमरी टारगेट, और उससे पहले हम लोग 7K का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि इस समय पे 6.3K जो है आपके सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 6300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 1600, ठीक है। ओके, अच्छा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, दोबारा से स्किल IQ खड़ा हो रहा है, वो भी एक अच्छी चीज़ हमारे लिए है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।